हाय गाइस, तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कलाम मलिक क्लासेस के एमसी। जैसा कि हम काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे और हमने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट करी थी कि हम 12th क्लास की कंप्लीट इकोनॉमिक्स यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। तो वही हमारी सीरीज़ अभी तक चल रही है और अभी तक हम इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 4th लेक्चर है। 2 लेक्चर जो हमने इकोनॉमिक्स के अपलोड करे हैं वो मनी और बैंकिंग वाले चैप्टर के हैं और 1 लेक्चर हम आय और व्यय के निर्धारण वाले चैप्टर का कर चुके हैं अपलोड। अब ये दूसरा लेक्चर है, उसका दूसरा पार्ट है आय और व्यय वाले चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट, आगे कंटिन्यू करते। तो ये हमारी बुक का फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद ये हमारी डिटेल्स वगैरह, चैप्टर सीधा करते हैं हम शुरू। मनी और बैंकिंग का चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। आय और व्यय वाला चैप्टर हमारा अभी चल रहा है। तो लेट्स सी। ये मनी और बैंकिंग आपका हो गया फिनिश और आय और व्यय वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, एक पार्ट उसका हो चुका है। आय और रोजगार का निर्धारण, ये वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 है इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स अपलोड करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पहले करेंगे, उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स अपलोड करेंगे। यानी 12th क्लास की कंप्लीट इकोनॉमिक्स हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि भारत का हर कोई स्टूडेंट एक बेस्ट क्वालिटी क्लासेस ले सके, ताकि जो स्टूडेंट क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी एक बेस्ट क्वालिटी क्लासेस ले सके। मेरा जितना भी कंटेंट होगा वो सब यूट्यूब पे फ्री ही रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट, आगे करते हैं कंटिन्यू। सो ये है हमारा चैप्टर आय और व्यय का निर्धारण। ये हमने लास्ट क्लास में शुरू करा था। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ थी? सबसे पहला था इसमें समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड। समग्र मांग क्या होती है? समग्र मांग वो मांग होती है एक अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है, टोटल जो प्रोडक्शन होती है एक अर्थव्यवस्था में, उसके टोटल को हम क्या कहते हैं? समग्र मांग कहते हैं। इसे कुल व्यय के रूप में ही मापा जा सकता है। यानी मान लो जो हम डिमांड करते हैं उसका हम खर्चा भी करते हैं। तो ये हो गया। ये हम लास्ट क्लास के एक बार रिवीजन ले रहे हैं जो हमने पार्ट 1 अपलोड करा था, आय और व्यय, आय और रोजगार के निर्धारण वाला। उसके आगे समग्र मांग के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। पहला इसमें क्या? उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। उपभोग व्यय क्या होता है? जो जनता खर्च करती है, यानी कोई भी कपड़े वपड़े खरीदता है, जूते चप्पल फोन वगैरह, अगर कोई कुछ भी खरीदता है वो आता है हमारा उपभोग व्यय के अंदर। सेकंड है हमारा निवेश व्यय। निवेश व्यय क्या होते हैं? ये फॉर एग्जाम्पल मान लो आज के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मैं बिजनेस में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो 15 लाख रुपए में 10 लाख का मैं स्टॉक भी खरीदूंगा, 2 लाख का फर्नीचर भी खरीदूंगा, 3 लाख का कुछ और भी खरीदूंगा। तो ये हमारा आ गया निवेश व्यय के अंदर। उसके बाद है हमारा सरकारी व्यय। सरकारी व्यय क्या होता है? हमारा जी होता है, यानी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है? सरकार जो भी खर्च करती है वो भी समग्र मांग के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे मान लो अगर सरकार कोई हॉस्पिटल बनाती है, तो हॉस्पिटल बनाने में सीमेंट भी लगता है, ईंटें भी लगती है, सरिये भी लगते हैं, बहुत कुछ लगता है। तो एक तरह से हम डिमांड ही तो हो गई, सरकार इसे खरीदेगी ना आगे से। सरकार आगे सीमेंट ही परचेज करेगी, ईंटें ही परचेज करेगी और जो लेंटर वगैरह लगते हैं वो भी परचेज करेगी, मटेरियल ही परचेज करेगी। तो ये भी किस में आता है? समग्र मांग के अंदर आता है। उसके बाद है हमारा शुद्ध निर्यात, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इसमें हमारा क्या होता है? जो हमने भारत देश को बेचा और जो हमने भारत देश से खरीदा, वो क्या होता है? हमारा एक्स माइनस एम, शुद्ध निर्यात। तो दो क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था में क्या है? एडी इक्वल टू में सी प्लस आई। सी क्या होता है? हमारा जो कंज्यूमर एक्सपेंस होता है, आई क्या होता है? हमारा निवेश व्यय जो होता है। उसके बाद है हमारा समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति कहते हैं एक अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में जो भी उत्पादन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समग्र पूर्ति कहते हैं। समग्र पूर्ति यानी सप्लाई। हमारे देश में अगर किसी की सप्लाई होगी तो किसी की प्रोडक्शन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो एक देश में जो भी एक समग्र पूर्ति का मतलब कहता है एक देश में जो भी उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्शन होती है उसे हम समग्र पूर्ति कहते हैं। और प्रोडक्शन किसके बराबर होती है? हमारे देश की आय के बराबर। मान लो फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे मान लो हमारे देश ने 10 करोड़ बैग बनाए, तो 10 करोड़ बैग की अगर प्रोडक्शन करी तो उसमें कपड़े वाले को भी पैसे मिले होंगे, जो बंदा बनवा रहा होगा उसको भी पैसे मिले होंगे, जो लेबर्स होगी उनको भी पैसे मिले होंगे। तो ये हमारे देश की राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाती है क्या? प्रोडक्शन।
उसके बाद है हमारा इसका फॉर्मूला ए डी इक्वल टू में सी प्लस एस में समग्र पूर्ति देश की राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करती है। ये तो हमने पढ़ ही लिया, क्योंकि जो भी हमारे देश की एक सप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है, हमारे देश की प्रोडक्शन के बराबर। और हमारे देश की प्रोडक्शन किसके बराबर होती है, हमारे देश की आय के बराबर। तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारे देश की आय होगी वो किसके बराबर होती है, हमारी प्रोडक्शन के बराबर। कैसे होती है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक देश में 1 करोड़ बैग बने तो उस पे कपड़े वाले को भी पैसा मिलेगा, मटेरियल वाले को भी पैसा मिलेगा, जो मैन्युफैक्चर बनवा रहा होगा उसको भी पैसे मिलेंगे, जो लेबर्स होगी उनको भी पैसे मिलेंगे। तो वो क्या होती है, एक टोटल आय निकल के आ रही है प्रोडक्शन में से। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमने पढ़ा था उपभोग फलन। उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। सिंपल सी बात है, आय और व्यय के बीच में जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ रहा है या घट रहा है, आय घटने पर उपभोग बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। उसके बाद है हमारा उपभोग फलन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन। तो उपभोग फलन में सबसे पहले क्या है हमारा, स्वायत्त उपभोग। तीन तरह के स्वायत्त उपभोग, प्रत्याशित उपभोग और प्रेरित उपभोग, तीन तरह के उपभोग हमारे इसमें है। पहला हमारा क्या है इसमें, पहला है हमारा स्वायत्त उपभोग। आय के शून्य स्तर पर जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं, जो आय में परिवर्तन होने पर ही परिवर्तित नहीं होता है। स्वायत्त उपभोग क्या होता है, जो आय के शून्य होने पर भी जो उपभोग होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज के टाइम पे अगर किसी पर्सन की आय क्या है, शून्य है, जीरो है, मगर तब भी अगर वो उपभोग करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वायत्त उपभोग उसे हम कहते हैं। यानी कि इनकम जीरो होने पर भी बंदा जो पर्सन है वो खर्च कर रहा है, इसे हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग। प्रत्याशित उपभोग क्या होता है, राष्ट्रीय आय के निश्चित स्तर पर नियोजित निवेश को, यानी जो एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जो प्लान जिसको हम प्लानिंग करके जो इन्वेस्टमेंट हम सोचते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, उसको हम कहते हैं प्रत्याशित उपभोग। उसके बाद है हमारा प्रेरित उपभोग। उस उपभोग, ये प्रेरित उपभोग क्या होता है, उस उपभोग स्तर से है जो प्रत्यक्ष रूप से आय पर निर्भर करता है। प्रेरित उपभोग हमारा क्या होता है, प्रेरित उपभोग हमारा वो उपभोग होता है जो प्रत्यक्ष रूप से आय पर निर्भर करता है। यानी आय बढ़ने पर जो बढ़ रहा है घट रहा है, जो आय पे क्या है डिपेंड है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित उपभोग कहते हैं। उसके बाद है हमारा उपभोग प्रवृत्ति, यानी जो कंजम्पशन में जो हमारा चेंज होता है। तो उसमें पहला क्या है हमारा, औसत उपभोग प्रवृत्ति। दूसरा है हमारा सीमांक उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी। दो चीज होती है, एक हमारा होता है ए बी सी, औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, ऊपर आएगा हमारा कंजम्पशन और नीचे आएगा हमारा टोटल जो हमारी इनकम है। और एमपीसी सीमांक उपभोग प्रवृत्ति, इसमें क्या होगा, ऊपर कंजम्पशन में क्या चेंज हो रहा है, नीचे इनकम में क्या चेंज हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। इसमें क्या आएगा, एवरेज आएगा कि हमने ऊपर क्या रख दी हमारी कंजम्पशन और नीचे हमने क्या रख दिया अपनी इनकम। इसमें क्या है हमारा, ऊपर कंजम्पशन का चेंज और नीचे हमारा इनकम का चेंज। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी दोनों की, यही है एपीसी और एमपीसी का मतलब। सो औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी हमारा क्या होता है, एपीसी हमारा वो होता है जो कि हमारे आय और हमारी उपभोग के बीच में जो उसका एवरेज आता है ना, उसे हम एपीसी कहते हैं। जैसे फॉर्मूला दे सकते हो, कुल उपभोग डिवाइड बाय कुल आय, यानी जो एवरेज आ रहा है किसका, उपभोग का, किसके साथ, आय के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं। कुल उपभोग डिवाइड बाय कुल आय, यानी कुल उपभोग को किससे डिवाइड कर दिया हमने, कुल आय से। यानी एवरेज जो आ रहा है कि हम इतना उपभोग अगर कर रहे हैं तो इतनी आय उस पर, इतनी आय होने पर हम इतना उपभोग कर रहे हैं, उसका एवरेज क्या निकलना है। उसके बाद एपीसी के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें पहला पॉइंट है, एपीसी इकाई से अधिक रहता है जब तक उपभोग राष्ट्रीय
आय से अधिक होता है। एपीसी क्या होता है, एक से अधिक होता है जब तक उपभोग किससे होता है, राष्ट्रीय आय से अधिक होता है। ये तो सिंपल सी बात है कि एपीसी क्या होगा, एपीसी एक से अधिक होगा कब तक, जब तक वो राष्ट्रीय आय से क्या होगा, अधिक होगा। यानी अगर हमारी इनकम से ज़्यादा होगा ऊपर वाला नंबर, तभी तो वो एक से ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है हमारा, ऊपर हमारी कंजम्पशन आ रही है, नीचे क्या आ रहा है हमारा, इनकम आ रही है। तो अगर ऊपर वाला डिजिट अगर बड़ी होगी तभी तो नीचे वाले से, तभी तो एक से बड़ी आएगी। अगर नीचे वाला नंबर छोटा है, ऊपर वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तभी तो एक से ज़्यादा आएगा। अगर नीचे वाला नंबर बड़ा होगा ना ऊपर वाले से, तो एक से छोटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ लिखा हुआ है एपीसी इकाई से अधिक रहता है जब तक उपभोग राष्ट्रीय आय से अधिक होता है। यानी उपभोग क्या है, राष्ट्रीय आय से अधिक है। ऊपर वाला नंबर क्या है, बड़ा है, नीचे वाला नंबर क्या है, छोटा। तो डिजिट जो निकल के आएगी वो एक से अधिक ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, और ऊपर हमारा 1500 है और नीचे हमारा क्या है, 100, तो क्या आ जाएगा, 15, एक से अधिक। और मान लो ऊपर हमारा हमारा 15 है, नीचे 20 है, तो क्या आ जाएगा, एक से कम, 0 पॉइंट में। तो सिंपल सी बात है, एपीसी हमारा एक से अधिक होगा जब तक हमारा कंजम्पशन ज़्यादा होगा किससे, हमारी आय से। उसके बाद एपीसी इजल टू 1 बिंदु पर इकाई के बराबर होता है जब उपभोग और आय बराबर होती है। एपीसी कब होता है, एपीसी 1 होता है कब होता है, जब उपभोग किसके बराबर होता है, हमारे आय के बराबर होता है। जैसे एपीसी हमारा किसके बराबर होता है, एपीसी एक के बराबर होता है कब होता है, जब उपभोग आय के बराबर होता है। मान लो 100 रुपये हम कमा रहे हैं और 100 रुपये कर रहे हैं, तो एक आ जाएगा, सिंपल सी बात है। जब ऊपर और नीचे वाली डिजिट सेम होगी तो एक क्या होगा, अपने आप ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा पड़ा है एपीसी इजल टू एक इकाई के बराबर होता है जब उपभोग आय के बराबर होगा। जब ऊपर और नीचे वाली डिजिट बराबर होगी तो एक तो अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद आय के बढ़ने के कारण एपीसी लगातार घटती है। यानी जब इनकम बढ़ती है, आय के बढ़ने के कारण एपीसी क्या होती है, लगातार घटती चली जाती है। अगर आय बढ़ती चली जाएगी तो एपीसी अपने आप घटेगी। मान लो अगर नीचे वाली डिजिट बढ़ रही है, ऊपर वाली डिजिट कम है, तो अपने आप ही एक से कम होती रहेगी ना। नीचे वाली डिजिट जितनी बड़ी होगी, सामने वाला नंबर उतना ही कम आता है। ऊपर वाले नंबर को जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे हम, उतना ही तो सामने वाला नंबर छोटा आएगा। मान लो हम 10 को हमने 50 से डिवाइड करा तो छोटा नंबर आएगा। 10 को अगर हमने 100 से डिवाइड करा तो और छोटा नंबर आएगा। तो वही लिखा पड़ा है यहाँ पे, आय के बढ़ने के कारण एपीसी लगातार घटती है, तो घटेगी, सिंपल सी बात है। एपीसी कभी शून्य नहीं हो सकती क्योंकि आय शून्य स्तर पर भी स्वायत्त उपभोग है। यानी एपीसी कभी भी शून्य नहीं होता क्योंकि उपभोग हमारा कभी भी शून्य नहीं होता। यानी ऊपर वाली डिजिट तो हमारी हमेशा रहेगी, इसलिए एपीसी कभी भी शून्य नहीं होता। उसके बाद सीमांक उपभोग प्रवृत्ति। सीमांक उपभोग प्रवृत्ति जैसा कि मैंने बताया था क्या होता है, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन को, ऊपर क्या जाएगा हमारा, उपभोग में परिवर्तन, और नीचे क्या जाएगा हमारा, आय में परिवर्तन। इसको हम कहते हैं सीमांक उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के उत्पाद को सीमांक उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी उपभोग में जो परिवर्तन हुआ है ऊपर आ जाएगा, आय में परिवर्तन नीचे आ जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा हमारा, एमपीसी, सीमांक उपभोग प्रवृत्ति। एमपीसी का मान शून्य तथा एक के बीच में रहता है, तो सिंपल सी बात है। लेकिन यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय उपभोग हो जाती है तब डेल्टा सी इजल टू डेल्टा वाई अतः एमपीसी 1 है। इसी प्रकार यदि स्वयं अतिरिक्त आय की बचत कर ली जाती है तो डेल्टा सी इजल टू जीरो, एमपीसी इजल टू जीरो होता है। वही अगर दोनों के अगर चेंज बराबर होंगे तो एक के बराबर हो जाएगी। अगर क्या नाम है, जो उपभोग में परिवर्तन है ऊपर वाली जो डिजिट है और वो भी 100 हुई, और आय में जो परिवर्तन है यानी कि नीचे वाली डिजिट और वो भी 100 हुई, तो एक तो अपने आप आ जाएगा ना। अगर ऊपर की और नीचे की डिजिट अगर सेम रहेगी तो 1 तो अपने आप आ जाएगा।
तो वो ये MPC इजल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा बचत फलन। बचत और आय के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। बचत फलन क्या होता है? जो हमारा बचत और आय के बीच के जो रिलेशन को समझाता है वो हमारा क्या होता है? बचत फलन। यानी कि हमारी आय चेंज होने पर हमारी बचत कितनी चेंज हो रही है, जो हम सेविंग करते हैं वो कितनी चेंज हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? बचत फलन कहते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम 1 लाख से 2 लाख होती है तो मेरी बचत में क्या चेंज होता है? मेरी बचत बढ़ती है, घटती है, कितनी बढ़ती है, कितनी घटती है, उसका जो रिलेशन होता है ना बचत का और आय का, उसको हम कहते हैं बचत फलन कहते हैं। तो वाई इसमें आय आय है, एफ क्या है? हमारा फलनात्मक संबंध हो गया, एस क्या हो गई? हमारी बचत हो गई। सो एस इजल टू फंक्शन वाई, यानी कि आय के चेंज होने पर फंक्शन के साथ जो लिखा हुआ है वाई, वाई के चेंज होने पर हमारे एस में यानी बचत में क्या चेंज आता है? इनकम बढ़ने पर बचत बढ़ती है घटती है? इनकम घटने पर बचत घटती है बढ़ती है? उसके बाद है हमारा बचत का समीकरण। बचत का समीकरण क्या है हमारा? एस इजल टू S0 प्लस में SY, जहाँ S इजल टू MPH है। उसके बाद है बचत प्रवृत्ति, दो प्रकार की होती है, APS और औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांक बचत प्रवृत्ति हुआ दूसरा। सेम MPC और APC की तरह है। तो दो चीजें इसमें, पहला है हमारा बचत प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, APC और MPC दोनों होती है। तो पहला है हमारा औसत बचत प्रवृत्ति, कुल बचत तथा कुल आय के बीच अनुपात को APS कहते हैं। यानी कुल बचत और कुल आय के बीच में जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? APS कहते हैं। सिंपल सी बात है। जो हमारी बचत है, जो हमारी सेविंग है और जो हमारी इनकम है, इसको डिवाइड करके हमारा क्या आ जाएगा? APS। सिंपल सी बात है। सेविंग ऊपर आ जाएगी और इनकम क्या है? नीचे आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? औसत बचत प्रवृत्ति। सेविंग ऊपर और इनकम क्या आ जाएगी? नीचे। तो यह हमारा आ जाएगा APS। औसत बचत प्रवृत्ति की विशेषताएं। APS कभी भी इकाई या इकाई से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि कभी बचत आय के बराबर या आय से अधिक नहीं हो सकती। बचत जो है हमारी इनकम का पार्ट होता है, तो इनकम में से ही निकलता है, इसलिए वो हमेशा जो ऊपर वाली डिजिट है इसमें वो नीचे वाले से क्या होगी? हमेशा छोटी होगी। तो APS कभी भी इकाई या इकाई से अधिक नहीं होता। यानी ऐसा तो है नहीं कि हमने, अगर मान लो हमने 1 लाख रुपए कमाए, हम पूरे सेव थोड़ी कर देंगे। तो ऊपर वाली डिजिट जो है इसमें, जो ऊपर वाला एस है जो सेविंग है, वो हमेशा एक से क्या रहेगी? छोटी रहेगी। तो जो टोटल जो नंबर निकल के आएगा, ऊपर वाली जो डिजिट है एस जो है सेविंग जो है, वो नीचे वाले से हमेशा क्या रहेगी? छोटी रहेगी। इसी वजह से जो हमारा APS निकल के आएगा ना, जो हमारा APS निकल के आएगा वो हमेशा क्या होगा? एक से छोटा ही होगा, क्योंकि ऊपर वाली डिजिट क्या है? छोटी है, नीचे वाली डिजिट क्या है? बड़ी है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद APS शून्य हो सकती है समुचित बिंदु जब C इजल टू वाई होगा, तब S इजल टू 0 होगा। तो वही सिंपल सी बात है। APS हमारा क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। मान लो हमने सेविंग क्या करी? 0। 1 लाख रुपए हमने कमाए और सेविंग उसमें कुछ भी नहीं करा, तो ऊपर वाली डिजिट क्या आ गई? 0, और नीचे तो इनकम का है ही। तो ये क्या आ जाएगा? APS हमारा 0 आ जाएगा। APS ऋणात्मक या इकाई से कम हो सकता है। ये तो सिंपल सी बात है। जो हमारी सेविंग होगी वो आय से कम ही होगी, तो नीचे वाली डिजिट क्या है? बड़ी है, ऊपर वाली डिजिट क्या है? छोटी है। तो अपने आप ही एक से छोटी ही आएगी। APS आय के बढ़ने के साथ बढ़ती है, यानी जितनी हमारी इनकम बढ़ेगी उतनी हमारी बचत बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। उसके बाद है हमारा सीमांक बचत प्रवृत्ति। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? MPS कहते हैं।
एमपीएस का मान शून्य तथा इकाई के बीच में एमपीएस का मान शून्य तथा इकाई के बीच में अंतर रहता है, लेकिन यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय की बचत की जाती है तो ए एस इजल टू ए वाई अतः एमपीएस बना जाएगा। यानी हमने जितना कमाया अगर पूरा का पूरा बचा लिया, यानी नहीं, ये मान लो फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख रुपए कमाता था पहले, और मान लो मैंने 1.5 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिए, और पहले मैं कुछ नहीं बचाता था, अब मैं 50,000 रुपये बचाने लग गया हूँ। तो जो चेंज हुआ है इनकम में और जो चेंज हुआ है सेविंग में वो क्या है, सेम। तो एमपीएस हमारा 1 के बराबर आ सकता है। जब इनकम में जो चेंज हुआ है और सेविंग में जो चेंज हुआ है, जब ये दोनों बराबर होंगे तो हमारा एमपीएस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय उपभोग पर की जाती है तब ए एस इजल टू जीरो, एमपीएस जीरो होगा। मान लो सेविंग हमने जीरो कर दी, ऊपर वाली डिजिट क्या हो गई, जीरो हो गई एमपीएस के फॉर्मूले में। यानी जो बचत में जो चेंज हुआ है वो क्या हो गया, जीरो। डेल्टा डेल्टा एस क्या हो गया, जीरो। तो नीचे कोई भी डिजिट हो वो जीरो ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, आय और रोजगार का निर्धारण वाला। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।